सो जो लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था उसमें हम इन्वेंट्री लेवल्स के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस कर रहे थे, और एक जो लास्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे थे उसके कुछ दो पॉइंट्स मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। देखिए लास्ट प्रॉब्लम हम जो सॉल्व कर रहे थे, दिस वन वाज द लास्ट प्रॉब्लम। इन अ मैन्युफैक्चरिंग इट्स प्रोडक्ट्स कंपनी यूजेस 3 रॉ मटेरियल्स ए बी सी, 3 अलग अलग मटेरियल्स है और उनका यूसेज, उनका रीऑर्डर क्वांटिटी, डिलीवरी पीरियड, ऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल वगैरह दिया गया है सब में। और वीकली प्रोडक्शन कितना होता है 175 से 225 यूनिट्स, और एवरेज प्रोडक्शन होता है 200 यूनिट्स का। ओके, और आपको 4 चीजें इस सब में पूछी गई है: मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए, मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ बी, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी एंड एवरेज लेवल ऑफ ए। ओके, एमकॉम लेवल का सम है। एमकॉम की एग्जामिनेशन में मद्रास यूनिवर्सिटी में 1993 में ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था। ओके, सो वी विल स्टार्ट सॉल्विंग। इसमें जो ए और बी पार्ट था वो हमारा ऑलरेडी हो चुका था। मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए 16,250 है, और सेकंड जो था मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ बी 7,650 आया था। ओके, और जो बाकी के दो पार्ट्स थे, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी और एवरेज लेवल ऑफ ए, मैंने होमवर्क में दिया था। तो लेट मी नो इन द चैट विंडो। सबसे पहले आप चैट विंडो में मुझे रीऑर्डर लेवल ऑफ सी किसका कितना आया, जस्ट लेट मी नो, मैं देख लेता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। किसी ने सॉल्व किया है? 5,000। ओके, लेट मी नो इन द चैट विंडो। कोमल का कहना है 5,400, हितावी का भी 5,400 आया है। ओके, और किसी का कोई दूसरा आंसर आ रहा है? पार्थ का 5,400, गौरी का 5,400। ओके, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी का आंसर 5,400 अगर आ रहा है। जानवी का भी 5,400, जागृति, एवरीवन हैज गॉट 5,400। सो आई थिंक सभी का जो आंसर है, आई विल से दैट इट्स करेक्ट। ओके, जो 5,400 अगर आपका आंसर आ रहा है तो इट्स करेक्ट। ओके, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी। अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। रीऑर्डर लेवल ऑफ सी जो है वो 5,400 है, बराबर है, लेकिन कैसे? जिन लोगों का नहीं आया उनके लिए हम एक बार ये सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इनटू मैक्सिमम यूसेज। तो वी विल जस्ट पेस्ट दिस फॉर्मूला हियर। ओके, सो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इनटू मैक्सिमम यूसेज। ओके, दिस इज द पॉइंट नंबर सी। नाउ फॉर्मूला के हिसाब से मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है? मेरा आवाज सबको सुनाई दे रहा है ना? 4। ओके, यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो कह रहा है कि आवाज नहीं आ रहा। ऑडियो कनेक्ट करना पड़ेगा जिनको मेरा आवाज नहीं आ रहा उनको। ठीक है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड सी के लिए कितना है? 4 वीक्स है। देखो सी के लिए मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है? 4 वीक्स मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम यूसेज। ओके, मैक्सिमम यूसेज कैसे कैलकुलेट करोगे? देखिए मैक्सिमम यूसेज है 225 यूनिट्स का प्रोडक्शन होता है मैक्सिमम। ओके, और एक यूनिट बनाने के पीछे कितने किलो लगता है मटेरियल सी? 6 किलो। 6 kg। ओके, 6 kg का लगता है। जस्ट वेट अ मिनट। यस यस, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, तो अब 225 इंटू 6 करो, कितना आता है? लेट अस सी। एक मिनट, लेट मी ओपन कैलकुलेटर। 225 multiplied by 6, 1350, 1350. okay, and multiply it again by 4, you will get 5,400. okay, 400. इसका multiplication 5,400 है। okay, so reorder level of C is 5,400 kilograms. okay, जिनका आंसर नहीं आया था उन्होंने नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे कैसे होता है, बहुत बार मिस्टेक स्टूडेंट की ऐसी होती है कि मैक्सिमम यूसेज के टाइम पे
ये 225 की जगह पे अगर आपने 175 या 200 ले लिया, अगर आपने फिगर्स बराबर से नहीं देखी तो वहां पे गलती हो सकती है। इसके लिए फिगर्स ध्यान से देखिए, मैक्सिमम यूसेज, मिनिमम यूसेज, एवरेज यूसेज बराबर से कंसीडर करना है। ओके, लास्ट जो है हमारा वो है एवरेज लेवल ऑफ ए। ओके, एवरेज लेवल ऑफ ए। तो एवरेज लेवल के लिए फॉर्मूला क्या दिया गया है, देखिए, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ओके, और मिनिमम स्टॉक लेवल का हाफ। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर मैं आपके आंसर्स जानूंगा आपके पास से कि किसका कितना आंसर आया। लेट मी राउट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट। थोड़ा यहाँ पे लिखेंगे ताकि सम भी हमें दिखता रहे। ओके, सो दिस इज द लास्ट पार्ट। ओके, एवरेज स्टॉक लेवल। अब जिन लोगों ने इसको सॉल्व किया है वो चार्ट विंडो में मुझे आंसर बताया कि एवरेज स्टॉक लेवल कितना आया आपका। अच्छा, यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है, किसी का 11,950 आ रहा है, किसी का 11,925 आ रहा है, जीशान का 10,125 आ रहा है। ओके, और किसी का तो अलग आंसर 7,125, 10,125। ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ वेराइटी इन दिस आंसर। ओके, जैसे पहले आप सभी ने मुझे 5,400 कहा था, वैसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे सबके अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। ओके, और किसी का कोई और अलग फिगर आ रहा है तो बोल दो, दिखा दो, यहाँ पे मुझे चार्ट विंडो में टाइप कर दो। ओके, सो वेराइटी ऑफ आंसर्स आ रहा है, किसी के 8,500 आ रहा है, जानवी का 10,125 आ रहा है, जिशान का 10,125 आ रहा है, किसी का, हरीश का 7,125 आ रहा है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 10,125। ओके, जो करेक्ट आंसर है वो है 10,125, और ये आंसर डायरेक्टली नहीं निकलेगा। एवरेज स्टॉक लेवल आपको पता है। ओके, एवरेज स्टॉक लेवल के लिए आपको मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल दोनों लगेगी। तो मैक्सिमम लेवल तो हमने ऑलरेडी निकाल के रखी है 16,250। ओके, मिनिमम लेवल हमें पता नहीं है। तो जब तक आपको मिनिमम लेवल, ए की मिनिमम लेवल नहीं पता चलेगी, तब तक आप ए का एवरेज स्टॉक लेवल नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले आपको ए का मिनिमम लेवल निकालना है। ओके, तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, लेट अस सी। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू एवरेज ऑर्डर पीरियड, ये जो है ना, तो एवरेज पीरियड, इस फॉर्मूला को निकाल लेते थोड़ी देर के लिए, और ये रीऑर्डर मिनिमम का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पहले कंसिडर करते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए, ए के लिए कैलकुलेट करना है। ये किसके लिए कैलकुलेट करना है, ए के लिए। ओके, ए के लिए। तो ए का रीऑर्डर लेवल देखिए, रीऑर्डर लेवल है क्या हमारे पास, 8,000। ओके, ए का रीऑर्डर लेवल है 8,000, करेक्ट, माइनस नॉर्मल कंजम्पशन 200 200 मल्टीप्लाई 200 into 10. 10 200 1 to 10 and average order period 10 multiplied by 2 करेक्ट 2। ओके, तो कितना आया ये 8,000 माइनस 4,000 4,000 मतलब आपका आया ये 4,000 4,000 ओके, दिस इज नथिंग बट द मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए। ओके, मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए हमारा कितना आया, 4,000 आया। अब ये जो मिनिमम लेवल है और मैक्सिमम लेवल है, ये दोनों को आपको आपके जो सम है उसमें कंसिडर करके एवरेज लेवल कैलकुलेट करना है। तो ये एवरेज लेवल का फॉर्मूला हमने ले लिया, यहाँ पे नीचे हम लोग यहाँ पे एवरेज लेवल का फॉर्मूला लिख देते हैं। बेटा म्यूट कर लो अपने आप को, जिस किसी का अनम्यूट है माइक अपने आप को म्यूट कर लो। ओके, सो एवरेज स्टॉक लेवल का ये फॉर्मूला है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना था हमारा, 16,250, 16,250
250। कहाँ से लिया ये फिगर हमने? तो देखो ऊपर ये है ना, ये एवरेज स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल है ए का। ओके, मिनिमम स्टॉक लेवल कितना है? प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल अभी कैलकुलेट किया हमने 4000, ऑल दिस थिंग्स डिवाइडेड बाय 2। ओके, दिस विल गिव यू 20,250 डिवाइडेड बाय 2। 20,000 का आधा होता है 10,000 और 250 का आधा होता है 125। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 10,125 kgs. Okay, this is your average stock. आई होप सभी को ये प्रॉब्लम समझ में आए होंगे, किसी को भी कोई भी तरीके की डिफिकल्टी अब नहीं रही होगी। इज एवरीथिंग क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we will move on to the next part. Okay, यहाँ पे हमारा जो इन्वेंट्री लेवल थे उसके काफी सम सॉल्व हो गए, 2-3 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए। चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी दूंगा, लेकिन फिलहाल पहले हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आंसर्स के साथ, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, कोई चेंज नहीं होता, फॉर्मूला अगर आपको पता है तो कोई भी टाइप का सम आप इसका इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, नाउ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है और इस पे एक सम हम लोग आज सॉल्व करेंगे। छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। लेट मी रब एवरीथिंग, सब कुछ निकाल लेने दीजिए यहाँ से मुझे। अब इसका भी काम हो चुका है, लेट मी रिमूव एवरीथिंग। Economic order quantity. Let us take this into our working area. दिख रहा है स्क्रीन सभी को क्लियरली? Yes, sir. Okay. So what is meant by economic order quantity? पहले तो इनका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊंगा। ओके, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द साइज ऑफ परचेस ऑर्डर which gives maximum economy in purchasing the material. ओके, एक ऐसी साइज मटेरियल ऑर्डर की जो ज्यादा से ज्यादा फायदा प्रोवाइड करती है बिजनेस को, जो ज्यादा से ज्यादा फायदा प्रोवाइड करती है। अब ये क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ओके, देखिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जब भी आप कोई फैक्ट्री डालते हो, ओके, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कोई भी चीज आप बनाइए, आपको रॉ मटेरियल लगेगा। ओके, रॉ मटेरियल लगेगा मतलब रॉ मटेरियल आपको खरीदना पड़ेगा। ओके, तो ये जो रॉ मटेरियल आप प्रोडक्शन के लिए खरीदते हो, इनके साथ कुछ ना कुछ कॉस्ट अटैच्ड होती है। फ्री में मिलता है क्या रॉ मटेरियल अपने को? नहीं, जो भी आप रॉ मटेरियल खरीदते हो उसके साथ दो तरीके की कॉस्ट होती है। पहली होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, और दूसरा जो कॉस्ट होता है वो होता है कैरिंग कॉस्ट। ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। कॉस्ट मतलब आपका खर्चा हो रहा है कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल्स को, आप जो रॉ मटेरियल्स परचेस कर रहे हो उसमें आपका खर्चा हो रहा है, और उस खर्चे को डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है? तो देखिए, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, सबसे बड़ा कॉस्ट तो यही होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट में, कि भाई जो रॉ मटेरियल की कीमत है, सपोज आप 100 किलो, एक किलो सामान 25 रुपए का है, आप 100 किलो खरीदते हो तो आपको 2500 रुपए लगेंगे। 1000 किलो खरीदते हो तो 25,000 लगेंगे, और 1,00,000 किलो खरीदते हो तो 25 लाख रुपए लगेंगे। तो जितना रॉ मटेरियल आप परचेस कर रहे हो उतना आपको खर्चा हो रहा है। दिस इज वन कॉस्ट। सेकेंड कॉस्ट आता है कॉस्ट ऑफ पैकिंग।
रॉ मटेरियल जो आप खरीद रहे हो उसको पैक करके लाना पड़ेगा, वो खर्चा आता है। और क्या क्या आ सकता है? ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है। ओके, मतलब जो सप्लायर होगा रॉ मटेरियल का, वो आपको जब सामान भेजेगा यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ आपको खर्चा होगा ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। फिर आपको वो सामान उतारना है यहाँ पे आपके फैक्ट्री में, उसका खर्चा होगा। ओके, तो फिर वो जो सामान आपने उतारा है उसको आप इंस्पेक्ट करोगे कि भाई बराबर सामान आया है या नहीं, क्वालिटी चेक करोगे उसका। तो ये सभी जो एक्सपेंसेस है ना, इनको हम लोग कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखो कौन से कॉस्ट आते हैं इसमें? कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द ऑर्डर, प्लेसिंग द ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ पैकिंग, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ रिसीविंग, इंस्पेक्टिंग द मटेरियल्स वगैरह वगैरह। ये सब चीजें जो है ना, ये कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट में। ओके, अब ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए देखिए एक बात ध्यान रखिए बेटा, कि ऑर्डरिंग कॉस्ट में कैसा होता है कि आप जितना ज्यादा मटेरियल एक साथ परचेस करोगे उतना ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। देखो आप अगर किसी के पास जाओगे, जैसे आप दुकान पे जाओ, किसी नॉर्मल दुकान पे जाओ, सपोज आप आपके घर के लिए गेहूं लेने जाते हो, ओके, व्हीट खरीदने जाते हो, और किसी शॉप में जाके कहते हो कि भैया मुझे 1 किलो गेहूं दीजिए, तो वो आपको सपोज रेट बोलेगा ओके 50 रुपीज केजी। ओके, आप उसको कहते हो कि नहीं मुझे 1 किलो नहीं चाहिए, आप मुझे एक, जिसको हम लोग कहते हैं 100 किलो की बोनी का रेट बताओ, 100 किलो चाहिए मुझे, 4 बोनियां लूंगा 25-25 किलो की, आप मुझे रेट बताओ। तो 100 किलो के लिए भी वो आपको 50 का ही रेट लगाने वाला है क्या? नहीं। ऑफ कोर्स नॉट। अगर नो। आप होलसेल में खरीदते हो या ज्यादा क्वांटिटीज में खरीदते हो तो रेट कम हो जाएगा, वो आपको कहेगा ठीक है 40 रुपीज में लेके जाओ, 100 किलो ले रहे हो तो। कल आप अगर जाके होलसेल ऑर्डर करते हो कि भाई एक ट्रक भर के मुझे वीट चाहिए, ओके 1 टन 1000 केजी का, या 10 टन का ट्रक भर के मुझे गेहूं खरीदना है, ओके, तो आपको 50 रुपए किलो थोड़ी में मिलेगा, फिर तो आपको 25 या 30 रुपए में मिलेगी वही चीज। मतलब आप जितना ज्यादा ऑर्डर करते हो उतना ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाता है, पैकिंग का कॉस्ट कम हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम हो जाता है। देखिए एक ट्रक है जिसमें 10 टन गेहूं आता है, आप उसमें अगर 1 टन गेहूं ही डाल के लाओगे तो भी आपको उतना ही खर्चा आएगा, 10 टन डाल के लाओगे तो भी उतना ही खर्चा आएगा। तो कम खर्चा किस में आ रहा है? 10 टन लाने में। यस सर नो? जितना ज्यादा आप ऑर्डर करोगे उतना कम आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाता है। ये पॉइंट क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, जितना बड़ा ऑर्डर आप प्लेस करोगे उतना आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है, ऑर्डर करने का खर्चा, वो कम हो जाता है। ओके, इस बात को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखो। दूसरा एक खर्चा है कैरिंग कॉस्ट। ओके, कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या कि अब ऑर्डर तो आपने परचेस कर लिया, ओके, ऑर्डर तो आपने परचेस कर लिया, रॉ मटेरियल आपने परचेस कर लिया, अब उस रॉ मटेरियल को आपको संभाल के रखना है जब तक उसका प्रोडक्शन नहीं होता। ओके, जब तक उसका प्रोडक्शन नहीं होता तब तक आपको उस रॉ मटेरियल को क्या करना है? संभाल के रखना है। और ये संभाल के रखने के जो कॉस्ट है, इस कॉस्ट को हम लोग कहते हैं कैरिंग कॉस्ट। इस कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कैरिंग कॉस्ट। Okay, it is the cost that is incurred in maintaining a given level of stock. जैसे कि आपके पास एक गोडाउन होगा, वहां पे आप इसको स्टोर करके रखोगे, रॉ मटेरियल्स का इंश्योरेंस निकाल के रखोगे। अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रखा जाता है, सपोज वेजिटेबल्स है, आप कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट खरीदते हो जैसे कि वेजिटेबल्स वगैरह, और उसका कुछ प्रोसेसिंग करते हो, जैसे कि सपोज आपका केचप बनाने का फैक्ट्री, टोमेटो केचप बनाते हो, तो आपके लिए रॉ मटेरियल टोमेटोज रहेंगे। अगर आप पूरे साल भर का टोमेटो का आपका रिक्वायरमेंट एक साथ परचेस करते हो तो उसको स्टोर करने के लिए इतना ही बड़ा गोडाउन लगेगा, आपको जगह लगेगी। ओके, फिर टोमेटोज अगर आपको स्टोर करने हैं तो ऐसे ही गोडाउन में रख दोगे तो नहीं चलेगा, आपको उसको कॉस्ट ऑफ स्टोरेज लगेगा। कोल्ड स्टोरेज रहती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को रखने के लिए, उसका खर्चा आएगा। ओके, जितना ज्यादा आपके पास सामान है उसका नुकसान होने का भी चांसेस होगा। जैसे कि एग्रीकल्चरल गुड्स है तो पिलफरेज हो जाते हैं, कुछ चीजें खराब हो जाती है, कुछ चीजें सड़ जाती है, ओके, पड़ी पड़ी जंग लग जाती है कुछ रॉ मटेरियल्स को, ऐसा भी होता है। तो ये सब कैरिंग कॉस्ट में आता है।
अब कैरिंग कॉस्ट के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट का जो रूल है ना वो उल्टा हो जाता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसा होता है कि भाई जितना बड़ा ऑर्डर आप डालोगे उतना कम खर्चा होगा, लेकिन कैरिंग कॉस्ट के लिए रूल उल्टा हो जाता है। कैरिंग कॉस्ट के लिए रूल क्या होता है कि जितना ज्यादा मटेरियल आप एक साथ ऑर्डर करोगे उसको कैरी करने का कॉस्ट उतना ही बढ़ता है। जैसे कि सपोज मेरे पास एक गोडाउन है जिसमें मैं 10 टन गेहूं स्टोर कर सकता हूं, और अगर मैं 100 टन गेहूं परचेस करूंगा तो भले ही मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट नीचे हो जाएगा, लेकिन वो 100 टन गेहूं को स्टोर करने के लिए मुझे एक नया गोडाउन लगेगा, एक नया स्टोरेज प्लांट लगेगा, एक नया स्टोर कीपर लगेगा, उसको हैंडलिंग करना पड़ेगा, उसको स्टोरिंग करना पड़ेगा, और ये सब जो खर्चा है ये खर्चा बढ़ेगा या कम होगा? मेरा कैरिंग का कॉस्ट बढ़ेगा या कम होगा? ऑफ कोर्स बढ़ेगा। ओके, ऑफ कोर्स ये कॉस्ट जो है ये बढ़ेगा। ओके, तो अब यहाँ पे परचेसिंग के टाइम पे आप एक डायलेमा में होते हो, आप एक कंफ्यूजन में होते हो कि क्या किया जाए। देखो जितना ज्यादा आप ऑर्डर करोगे उतना ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा, लेकिन जितना ज्यादा आप ऑर्डर करोगे, जितना बड़े क्वांटिटीज में आप ऑर्डर करोगे उतना ही कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। ओके, तो आपको इन दोनों में ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के बीच में एक बैलेंस लाना है। बहुत ज्यादा ऑर्डर भी नहीं करना कि कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाए, और बहुत कम ऑर्डर भी नहीं करना कि ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाए। दोनों में एक बैलेंस लाना है। ओके, तो ये जो एक बैलेंस अमाउंट कि भाई कितना ऑर्डर किया जाए, कितनी क्वांटिटी को ऑर्डर किया जाए ताकि ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम से कम रखा जा सके और कैरिंग कॉस्ट भी कम से कम रखा जा सके, तो इस लेवल ऑफ ऑर्डरिंग को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देयर इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला विच विल डिसाइड कि भाई आपको कितने क्वांटिटी में गुड्स को ऑर्डर करना चाहिए ताकि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों मिनिमम रखी जा सके। ओके, आपको ऑब्जेक्टिव क्या है? इन दोनों को मिनिमम रखना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट को भी मिनिमम रखना है और कैरिंग कॉस्ट को भी मिनिमम रखना है, कम से कम। मोस्ट इफिशिएंट, ओके, मोस्ट इफिशिएंट, मोस्ट इकोनॉमिकल cost of purchasing the material is called as economic order quantity। और economic order quantity का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला है EOQ is equal to अंडर रूट 2ABCS। एक्चुअली ये कुछ बुक्स में CS होता है, कुछ बुक में सिर्फ C होता है। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला याद कर सकते हो। ओके, दोनों का मीनिंग सेम होता है, अंडर रूट 2ABC। अब यहाँ पे C है तो C। अब आपको सिंपल फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, ABC तो आपको याद रहेगा ही। AB न्यूमरेटर के ऊपर रखना है और C न्यूमरेटर के नीचे डिनोमिनेटर में रखना है। ओके, अब इसका मीनिंग क्या होता है? ए का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन, मतलब सालाना आप रॉ मटेरियल का कितना कंजम्पशन कर रहे हो वो ए। बी का मतलब होता है बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ओके, बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ओके, मतलब एक बार जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो उसको खरीदने का कॉस्ट क्या होता है वो। और सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, मतलब एक रॉ मटेरियल को स्टोर करके आपके गोडाउन में रखने के पीछे आपको कितना खर्चा आता है, दैट इज नथिंग बट कैरिंग कॉस्ट। ओके, अब आपको सिर्फ यही याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। बाकी ये जो ए, बी और सी की वैल्यूज है ये आपको सम में दी गई होगी। ओके, ये आपको प्रॉब्लम में दी गई होगी, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला में ये मैटर जो है ये पुटअप करना। ओके, तो लेट अस सॉल्व फर्स्ट प्रॉब्लम ऑन EOQ। EOQ जो है ना वो मटेरियल लेवल से भी ज्यादा इजी, एकदम वेरी वेरी इजी। illustration number 2, Satyam. Okay, let us start with that. Okay, let us read this sum. Satyam, a machine manufacturer, okay, machine बनाने वाला पर्सन है ये, purchases 3,600 units of a certain component
for his annual usage. Okay, Satyam को 3600 units of a certain component for his annual usage. Annual usage कितना है? 3600. Okay, annual usage कितना है? 3600. Okay. Order placing cost is 200 and carrying cost for the year is 4. Sir. Yes. Yes, बोलो क्या हुआ? क्वेश्चन नहीं दिख रहा है. क्वेश्चन नहीं दिख रहा? ये है सत्यम का. बेटा क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? ओके सर. यस सर. ये क्या इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो ना. स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा क्या? ओके, अगर स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा तो वो आपका इंटरनेट इशू है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई इश्यूज नहीं है. ठीक है. Satyam, a machine manufacturer purchases 3600 units of a certain component. The order placing cost is 200 and the cost of carrying one unit for the year is rupees 4. Okay. Calculate the economic order quantity. Calculate the economic order quantity. Let us calculate. सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो जो हमारा EOQ का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं. ये फॉर्मूला आपको लिखना होता है. ओके, हर एक सम में, एग्जामिनेशन के हर एक सम में आपको ये फॉर्मूला लिखना होता है. ओके, राइट डाउन दिस फॉर्मूला, देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग. EOQ is equal to 2AB upon C. A का मीनिंग लिखो, B का मीनिंग लिखो, C का मीनिंग लिखो. Then we will start. Let me know in the chat window once you are done. सर मीनिंग भी लिखना पड़ेगा क्या एग्जाम में? हाँ, लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है. अभी फिलहाल सम के लिए आप फॉर्मूला लिख लो, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर आप मीनिंग लिखते हो तो इट्स वेरी गुड. ओके ओके, सो डन का मैसेज आ गया मुझे सभी का. लेट अस स्टार्ट. बिल्कुल 2 लाइन का आंसर है. स्टार्ट करके उसमें इट्स वेरी वेरी सिंपल. EOQ का फॉर्मूला क्या है? 2ABCS, मतलब 2 इंटू, अब A का मीनिंग क्या है देखो, एनुअल कंजम्पशन. एनुअल कंजम्पशन कितना लगता है? साल का पूरा कंजम्पशन कितना है? 3600. 3600. एक ऑर्डर प्लेस करने के पीछे खर्चा कितना आता है? 200. देखो, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर इज 200. ओके, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर इज 200 एंड कैरिंग कॉस्ट, एक यूनिट को कैरी करने के पीछे कितना खर्चा आता है? 4 रुपए. बस ये वैल्यूज पुट अप कर लो. 2 इंटू A मतलब 3600, B मतलब 200 डिवाइडेड बाय 4 और इस सभी का स्क्वायर रूट. ओके, तो कैलकुलेटर लेते हैं और 3600 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 200 कितना आता है? 14,40,000 डिवाइडेड बाय 4, 3,60,000 आ रहा है. स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर्स हो गए तो कीजिए. इस पे आता है क्या? लेट मी सी, इसका स्क्वायर रूट कैन आई कैलकुलेट? 600 आता है. 600. तो आपको आंसर लिखना है. देयरफॉर EOQ is equal to 600. Therefore EOQ is equal to 600. मतलब सत्यम ने एट अ टाइम कितने यूनिट्स का ऑर्डर देना चाहिए? एक बार परचेसिंग के टाइम पे कितने यूनिट्स का ऑर्डर देना चाहिए? तो 600 यूनिट्स का ऑर्डर उसने देना चाहिए. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज नथिंग बट रीऑर्डर
क्वांटिटी जो हमने पहले इसके पहले पढ़ा था ना, रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी होती है इसके पहले के समझ में, इट इज नथिंग बट रीऑर्डर क्वांटिटी। कितना है यहाँ पे सत्यम का रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है, 600 यूनिट्स। इज दिस क्लियर? यस सर। कभी Yes, कभी sir. एग्जाम्स में रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और स्टॉक लेवल्स के सम को मिक्स कर दिया जाता है। मतलब आपको पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में से ये रीऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी होती है, और फिर रीऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट हो गई कि फिर आपको ये सम जो हमने सॉल्व किया ना ये पूरा दिया होता है। देखो ये जैसे रीऑर्डर क्वांटिटी, यहाँ पे रीऑर्डर क्वांटिटी रेडीमेड दी है ना, ये आपको नहीं दी होती, ये आपको कैलकुलेट करनी होती है। ये फॉर्मूला लगा के, अभी हमने जो फॉर्मूला लगाया ना, ये फॉर्मूला लगा के आपको रीऑर्डर क्वांटिटी पहले कैलकुलेट करनी होती है, फिर वो रीऑर्डर क्वांटिटी सम में लगा के स्टॉक लेवल्स कैलकुलेट करने होते हैं, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल। ओके, तो अगर कोई बड़ा सम आता है 10 से 12 मार्क के लिए, तो वो एग्जामिनेशन में इस तरीके से आ सकता है कि आपको पहले रीऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी ईओक्यू की मदद से, और फिर वो रीऑर्डर क्वांटिटी को आपको इन सम्स में पुट अप करके स्टॉक लेवल्स कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है। ओके, तो इस तरीके के सम्स एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो आपको इसकी तैयारी रखनी है। ओके, सो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो खत्म होता है।